नमस्कार, स्वागत है आपका पांच का पंच में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे शाम 5 बजे तक की 5 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। पहले आपको बारी बारी से बताते हैं कौन सी वो 5 खबरें हैं जिस पर हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो 5 का पंच में सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप के विवादित बयान को लेकर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन को हेल होल यानी कि नरक का दौर बता दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी पोस्ट की है जिसमें कि जन्म के आधार पर नागरिकता देने की आलोचना करके भारत, चीन समेत कई देशों पर विवादित टिप्पणी उन्होंने कर दी है। दूसरी खबर मतदान महादान की खबर है, जहां पर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में आज लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के पहले चरण के लिए 152 सीटों पर वोटिंग जारी है, जबकि तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर एक साथ मतदान किया जा रहा है। तीसरी खबर निगम मंडल की सूची को लेकर है। आज निगम मंडल की पहली सूची जारी होने वाली है। राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर आयोगों में नियुक्ति से इसकी शुरुआत होगी और देर शाम इसकी पहली सूची जारी होने की भी प्रबल संभावना है। सूची को लेकर कई नामों पर मंथन जारी है, जो कि मध्य प्रदेश से हो सकते हैं। कौन कौन से नाम बड़े नाम होंगे वो आपको बताएंगे, जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। लेकिन चौथी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र आगामी 30 अप्रैल को बुलाया जा रहा है। इस विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम के ऊपर बात होनी है। लोकसभा में फेल होने पर विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव सरकार लाने जा रही है। वही पांचवी खबर जूनियर जोगी को लेकर है, जिनको बड़ी राहत मिली है। बहुचर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड के मामले में पूर्व विधायक अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल के लिए राहत मिल गई है। कोर्ट ने गुरुवार को सरेंडर की डेडलाइन पर रोक लगाते हुए सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। अमित जोगी ने हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और शुरुआत करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के विवादित बयान की खबर से। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और चीन को लेकर एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि हेल होल भारत और चीन है, यानी कि नरक का दौर है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी पोस्ट की और जिसमें जन्म के आधार पर नागरिकता देने की आलोचना की है। भारत, चीन समेत कई देशों पर विवादित टिप्पणी ट्रंप ने कर दी है। इस पत्र में उन्होंने कैलिफोर्निया के टेक सेक्टर में भारत और चीन के लोगों के दबदबे को लेकर दावा किया है। उन्होंने कहा कि जन्म के आधार पर नागरिकता से प्रवासी अपने बच्चों को नागरिकता दिलाते हैं, फिर पूरा परिवार अमेरिका आ जाता है। इस मुद्दे का फैसला अदालतों या फिर वकीलों से नहीं, बल्कि देशव्यापी वोटिंग से होना चाहिए। बता दें कि एक सोशल मीडिया सर्वे में ज्यादातर लोगों ने ये राय दी है कि जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता को सीमित करना चाहिए। उन्होंने ये भी इशारा किया कि उन्हें अदालतों और कानूनी संस्थाओं पर भरोसा नहीं है कि वो इस मुद्दे पर सही फैसला लेंगे। तो देशव्यापी वोटिंग की बात कह रहे हैं ट्रंप, और इस बारे में उन्होंने भारत और चीन को लेकर विवादित भाषा का इस्तेमाल किया है। एक चिट्ठी पोस्ट की है जिसमें वो ये कहते हैं कि नागरिकता जन्म के आधार पर जो दी जा रही है भारत में और चीन में, वो ठीक नहीं है। तो लगातार विवादों को लेकर ट्रंप सुर्खियों में रहते हैं, विवादित बयान देते हैं वो, और चाहे वो ईरान का युद्ध हो जिसको लेकर लगातार हर दिन उनके बयान सामने आते हैं, या फिर किसी न किसी विषय को लेकर वो सुर्खियां बटोर रहे हैं। फिर से एक बार उन्होंने ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, और जो एनआरआईज रहते हैं अमेरिका में उनको निशाने पर ले। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार ब्रह्मदीप अलूनी जी जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। ब्रह्मदीप जी, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है ट्रंप ने, इसका क्या मतलब, किसकी तरफ इशारा है और कैसे इसको हम डिकोड करें? देखिए सनी जी, ट्रंप ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो इस युद्ध के प्रति न केवल
दूरदर्शिता का परिचय दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने ईरान को लेकर बहुत सारी गलतियां भी की है। एक तरफ जो ट्रम्प वो कह रहे हैं कि मेरे कहने पर ईरान ने बहुत सारी फांसी को टलवा दिया, ईरान ने टाल दिया, और दूसरी तरफ वो एक बार फिर धमकी दे रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि ट्रम्प जो है वो अपने देश में पूरी तरीके से घिर चुके हैं और वो ईरान को धमका कर अब कम से कम ये साबित करना चाहते हैं कि उन्होंने ईरान पर निर्णायक बढ़त ले ली है और ईरान गहरे दबाव में। सनी जी, बिल्कुल, लेकिन ये जो आया है उनका ट्वीट, दरअसल ये वो कह रहे हैं कि भारत और चीन जो है वो हेल होल है, यानी कि नरक का दौर है। उन्होंने ये टिप्पणी की है जो बाहर रह रहे हैं कैलिफोर्निया में टेक सेक्टर में भारत और चीन के दबदबे को लेकर उन्होंने ये तंज कसा है और एक सर्वे रिपोर्ट को आधार मानते हुए उन्होंने ये बात कही है कि इस तरह से जो सर्वे रिपोर्ट है वो ये कहती है कि ये जो निर्धारित होता है नागरिकता, ये तरीका गलत है। नहीं, जहां तक सवाल नागरिकता का, तो देखिए जो ट्रम्प है वो दक्षिण पंथियों के चहेते हैं और दक्षिण पंथी लोगों का विश्वास अपने देश में जीत कर रखा उन्होंने। वहीं पर जो भारतीय, वहां पर लाखों भारतीय रहते हैं, उनका बहुत प्रभाव है। वहां की अधिकांश यूनिवर्सिटीज में भारतीय हैं और सबसे बड़ी बात है कि चीन के लोग भी वहां पर बहुतायत में हैं। तो अब जो उनका पोस्ट आया है, देखिए आने वाले समय में कांग्रेस के चुनाव होने वाले हैं और उसमें ईरान को लेकर जो नीतियां रही है तो ट्रम्प उसमें हार जाएंगे, इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि उनको जो समर्थन है वो धीरे धीरे बहुत कम हो गया है। यही कारण है कि वो दक्षिण पंथियों का विश्वास जीतने के लिए एक बार फिर उन्होंने चीन और भारत पर निशाना साधा है। तो इसको इस निशाने को या इसके जिम्मेदार बयान को उनकी नीतियों से ज्यादा यह समझने की जरूरत है कि वो दक्षिण पंथियों के चहेते बने रहना चाहते हैं और अपने देश में प्रवासियों के नाम पर या जो प्रवासी उनका विरोध करने के नाम पर जो वोट मिलते रहते हैं, उस ट्रम्प की एक बार फिर उस पर नजर है कि कैसे रिपब्लिकन पार्टी को मजबूत किया जाए। सनी जी, बिल्कुल, लेकिन जिस तरह के हालात इन दिनों अमेरिका में बने हैं और बारंबार जिस तरह के निर्णय वो बदल रहे हैं, कुछ दिनों पहले आपको भी याद होगा कि वहां के जो लोग हैं सड़कों पर उतरे थे, उनके खुद के जो साथी है, जो सांसद है वहां के, वो भी उनके खिलाफ बारंबार आवाज उठा रहे हैं और मध्यावधि चुनाव अक्टूबर नवंबर में, जहां तक मैं गलत ना हूं, उस वक्त होने जा रहे हैं। ऐसे में क्या इस बार नहीं, देखिए सनी जी, इसको इस प्रकार से समझने की जरूरत है कि एक तो जो ट्रम्प है वो श्वेत वर्चस्ववादी कहे जाते हैं। आपको याद होगा कि जब वो राष्ट्रपति भवन में पुनः आए वहां पर, तो उन्होंने व्हाइट हाउस में जब वो आए तो उन्होंने उसको धुलवाया था पहले उस दौर में, उस कार्यकाल में, जबकि बराक ओबामा गए थे और उसके बाद वो चीजें बहुत चर्चित हुई थी। तो कालों के प्रति जो उनका व्यवहार है वो हम सब जानते हैं। उसके बाद उन्होंने धर्म को लेकर भी बयान दिया जब उन्होंने नाइजीरिया में धमकाया था कि वहां पर जो क्रिश्चियन से उन पर अत्याचार कर रहे हैं। अब इसके साथ ही साथ उनकी जो नजर है लैटिन अमेरिका, दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व से जो जाने वाले लोग हैं उन पर उनका विरोध है। तो ट्रम्प की जो पूरी राजनीति है वो जो है वो लिंग जो है वो ऐसी ही रही है, विवादित रही है। काले और गोरे में वो भेद करते रहे हैं और अब ईरान को लेकर जैसे अपने देश घिर गए हैं तो अब वो चाह रहे हैं कि दक्षिण पंथ का उभार हो वापस और उनकी लोकप्रियता हासिल हो जाए। लेकिन सनी जी, इतना आसान नहीं होगा क्योंकि ईरान में अरबों डॉलर वो खर्च कर चुके हैं और उनकी फजीयत ऐसे हो रही है कि वो शीर्ष फायर को आगे बढ़ा रहे हैं लेकिन ईरान बढ़ाने को तैयार नहीं है। तो ये जो सारी चीजें, इससे अमेरिका के जो महत्व है दुनिया में या जो उसकी महारत हासिल है उसमें कहीं ना कहीं कमी तो हुई है। तो ऐसा लगता नहीं कि आने वाले समय में बिल्कुल कहीं ना कहीं ट्रम्प की जो मुश्किलें वो बढ़ती हुई ही दिखाई दे रही है। बारंबार उनके जो बयान है या उनका जो रुख है जो बदलता रहता है, उससे उनका देश भी आहत है, प्रभावित है और इसे वो भी जल्द से जल्द निजात पाना चाहता है। बहरहाल देखना होगा आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर रोमोदी बलोनी जी। बढ़ते दूसरी खबर की ओर। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में आज लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए 152 सीटों पर वोटिंग जारी है, जबकि तमिलनाडु में जो सभी 234 सीटें हैं उस पर मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है दोनों राज्यों में
और भारी उत्साह मतदाताओं में देखा जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल में जारी मतदान के बीच तनाव देखने को मिला है। सिलीगुड़ी में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर भी सामने आई है। उधर मुर्शिदाबाद में देसी बम फेंके जाने की घटना भी सामने आई है, जिससे कि माहौल तनावपूर्ण हो गया। बम फेंकने के वजह से कई लोग घायल हुए हैं। मालदा के हरिश्चंद्रपुर में टीएमसी के ही दो गुट आपस में भिड़ गए, तोड़फोड़ की गई। हालांकि सुरक्षा बलों ने हालात को काबू में कर लिया है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी लोगों से बढ़ चढ़कर वोट देने की अपील की थी। तो वोटिंग के लिए लगातार लंबी कतारों में सुबह से ही लोग लगे हुए हैं। दोपहर 1 बजे तक 62% मतदान पश्चिम बंगाल में हो चुका था। ऐसे में मतदान का प्रतिशत इस बार और बढ़ने की संभावना है। पिछली बार जब 2021 में चुनाव हुए थे, उस वक्त 84% का मतदान हुआ था पश्चिम बंगाल में, और 72-73% मतदान तमिलनाडु में हुआ था। अब की बार वोटिंग परसेंटेज और बढ़ने की संभावनाएं बताई जा रही है। दोनों ही जगहों पर ईडी चोटी का जोर राजनेताओं ने लगाया है। हर संभव हर मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं कि वोटिंग उनके पक्ष में हो जाए। हालांकि इस बार एसआईआर की वजह से पश्चिम बंगाल में 14 लाख वोटर्स वोट नहीं दे पाए हैं, और ये भी एक बड़ा कारण बनेगा इस बार मतदाताओं का वोटिंग ना दे पाना चुनाव के नतीजों में, जिसकी वजह से भी चुनाव परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। इधर तमिलनाडु में भी एआईडीएमके और बीजेपी का गठबंधन इस बार पहली मर्तबा हुआ है। किस तरह से वहां पर चुनाव प्रभावित होते हैं देखना होगा, क्योंकि डीएमके जो है वो इसको एक प्रोपेगेंडा की तरह मतदाताओं के बीच लेकर गई है कि परिसीमन अगर होता है तो सीधे सीधे हमारी जो सीटें हैं वो कम कर दी जाएगी, और इसका एक बेनिफिट मिलता हुआ, फायदा मिलता हुआ दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर दोनों जगहों पर कांटे की टक्कर दिखाई देती है, खासतौर पर पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में 3 बार से पिछले 3 चुनाव से लगातार टीएमसी चुनाव जीतते आ रही है, और इस बार कोशिश ये है कि बदलाव किया जाए, लेकिन ये कितना संभव ही दलों की एड़ी चोटी का जोर लगा दे। लेकिन नतीजे 4 तारीख को जब आएंगे तब स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि ममता दीदी यहाँ पर महज एक मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि लोगों के लिए एक परिवार के सदस्य के तौर पर मानी जाती है। और अब बात निगम मंडलों की पहली सूची को लेकर है। राजनीतिक नियुक्तियों की शुरुआत होने जा रही है। आयोगों में नियुक्ति से इसकी शुरुआत होगी। देर शाम इसकी पहली सूची जारी होने की संभावना है। सूची को लेकर कई नामों पर मंथन किया जा रहा है मध्य प्रदेश में, और अनुसूचित जाति आयोग में कैलाश जाटव के नाम की चर्चा है। अनुसूचित जनजाति आयोग में भात सिंह नेताम को भी जिम्मेदारी दिए जाने की संभावना है। वहीं युवा आयोग के लिए प्रवीण शर्मा का नाम आगे चल रहा है, जबकि राघवेंद्र शर्मा को भी जिम्मेदारी मिल सकती है। बताया जा रहा है कि आयोग में पदों के लिए कई नाम तय कर लिए गए। तो देखिए, लगभग 2.5 साल का वक्त लगभग बीतने को आया है। ऐसे में अब तक नाम तय नहीं हो पाए हैं। इस पर अब किस तरह से आगे नाम तय होंगे, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय भी जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, जिस तरह से 2 से 3 नाम सामने आ रहे हैं, क्या ये नाम तय हो चुके हैं, और किस तरह की ये सूची आने वाली, कितनी बैलेंस रहने वाली है, क्या इसके बारे में जानकारी आ रही है? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से आज हम बता दें कि शाम तक, देर रात तक के पहली सूची निगम मंडलों की आ जाएगी। हालांकि 2 बार एक नामों का ऐलान हुआ है, मोहन नागर और जयभान सिंह पवैया की, लेकिन सूची के रूप में अभी तक के राजनीतिक नियुक्तियों की घोषणा नहीं हुई है। तो ये पहला मौका होगा जब आज ये सूची आएगी। पहली सूची में सिर्फ आयोगों में नियुक्तियों की जो है जानकारी है। आयोगों के अध्यक्ष और आयोगों के सदस्यों के साथ में ये सूची जारी होगी। बताए भी हैं, भात सिंह नेताम की बात करें या फिर हम प्रवीण शर्मा की बात करें, इन नामों पे लगभग जो है मोहर लगती नजर आ रही है। कुछ ही घंटे में जब ये सूची आ जाएगी तो आप देखेंगे कि 5 से 6 आयोगों में जो है नियुक्तियां हो जाएंगी, और इसी के साथ में जो एक लंबा इंतजार है निगम मंडल आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियों का, वो खत्म होता नजर आने लगेगा भारतीय जनता पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का। सनी, बिल्कुल, लेकिन जो बाकी बचे हुए नाम हैं वो कब तक तय हो सकते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी? और एक लंबा वक्त लग गया, कितना बैलेंस कर पाएगी पार्टी? देखिए, अगर आप बात करें निगम मंडलों की या बाकी चीजों की, तो
फार्मूला पार्टी ने तय कर लिया है। जिन लोगों को चुनाव में टिकट दिया गया, भले ही वो जीते हो या हारे हो, उनको मौका नहीं दिया जाएगा। इक्का दुक्का नामों की बात छोड़ दे, रामनिवास रावत जैसे नामों की, तो बाकी लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि वो कार्यकर्ता या वो पदाधिकारी या वो नेता जिन्होंने अपने क्षेत्र में टिकट कंप्रोमाइज किया, मतलब टिकट नहीं लिया और पार्टी को जिताया, उनको उनके कंप्रोमाइज के एवज में जो है कहीं ना कहीं अवार्ड मिलने वाला है और इसी रिवार्ड के चलते उनको निगम मंडलों में नियुक्तियां मिलेगी। तो आप देखेंगे कि अगले 1 महीने तक के हफ्ते 10 दिन के गैप में कुछ नामों की सूचियां आती रहेगी और पार्टी ने लगभग 40 नाम अभी तक तय कर लिए हैं, लेकिन पार्टी एक साथ इन नामों की घोषणा नहीं करेगी, धीरे धीरे करके नामों की घोषणा की जाएगी। जी बिल्कुल, एक साथ नामों की घोषणा करने से दिक्कतें भी हो सकती है, क्योंकि कई ऐसे नेता नाराज भी होंगे जिनको उम्मीद थी। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, 5 का पंच की अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र 30 अप्रैल को बुलाया गया है। विधानसभा सचिवालय के द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम के लोकसभा में फेल होने पर विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने को लेकर ये विशेष सत्र जो है वो बुलाया जा रहा है। सदन के सभी सदस्यों को सत्र में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार ने विशेष सत्र की तैयारी पूरी कर ली है। इसमें विपक्षी दल भी सक्रिय रूप से भाग लेंगे। ये सत्र राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि विपक्ष ये कह रहा है कि सत्र 2 दिनों का होना चाहिए। एक दिन जब आप हमारी निंदा कर रहे हैं तो निंदा प्रस्ताव के जरिए निंदा कर लीजिए, लेकिन अगला दिन हमारा भी रखिए ताकि हम भी अपना पक्ष रख सकें। तो एक दिन का ये सत्र है जिसके जरिए निंदा प्रस्ताव नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम के लिए लाया जाना है, जिसमें कि बताने का प्रयास होगा कि किस तरह से विपक्षी दल ने इस बिल का समर्थन नहीं किया है। हालांकि विपक्ष के अपने दावे हैं, उनके अपने तर्क हैं और वो इसके लिए एक दिन का अतिरिक्त सत्र या सेशन करने की बात जरूर कह रहे हैं, यानी कि 2 दिनों का। तो 30 तारीख को दिन होगा जब यह सत्र बुलाया जाएगा। तो इसके पहले बीजेपी ने सड़कों पर उतरकर नारी शक्ति का आक्रोश दिखाया। इस बिल के खिलाफ किस तरह से ये बिल जो है वो इसको विपक्ष ने गिराया है, इसका आरोप लगाते हुए तो नारी शक्ति के साथ एक रैली भी निकाली गई। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज नायक भी जुड़ चुके हैं। मनोज, सत्र को लेकर क्या जानकारी आ रही है? क्या ये स्पष्ट हो गया है कि अब सिर्फ एक ही दिन का सत्र होगा, क्योंकि विपक्ष भी कह रहा है कि कम से कम 2 दिन का रखिए। जी देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा का यह विशेष सत्र बुलाया गया है क्योंकि इस विशेष सत्र का जो प्रायोजन है वह मुख्य रूप से महिला आरक्षण बिल जो कि लोकसभा में गिरा, इसके बाद सरकार के निशाने पर, खासकर भाजपा के निशाने पर विपक्ष थी। और छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पहले ही यह कहा था कि इस मामले को लेकर वह छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएंगे और विपक्ष के जो कृत्य है उसे लेकर जो है निंदा प्रस्ताव पारित किया जाएगा विधानसभा सत्र में। इससे पहले जो है छत्तीसगढ़ में ही पूरे प्रदेश में जन आक्रोश रैली भी जो है भाजपा के द्वारा निकाली गई थी और आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। 30 अप्रैल को यह विशेष सत्र होगा। इस सत्र में मात्र एक दिन की बैठक होगी और इस बैठक में जो मुख्य मुद्दा रहेगा वह जो है सत्ता पक्ष की ओर से जो है महिला आरक्षण बिल पर जिस प्रकार से विपक्ष का रवैया रहा है इस पर जो है चर्चा होगी और इसके बाद जो है सत्ता पक्ष की ओर से निंदा प्रस्ताव भी लाया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर क्या विपक्ष की कोई प्रतिक्रिया सामने आ पाई है मनोज? क्योंकि विपक्ष तो ये कह रहा है कि हमें भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। जी निश्चित रूप से, क्योंकि सत्र रहेगा तो उसमें जो है सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के भी जो है सदस्य हिस्सा लेंगे और जैसे ही महिला आरक्षण बिल संसद में गिरा उसके बाद से
कांग्रेस की ओर से भी लगातार प्रतिक्रिया आ रही थी कि महिला आरक्षण बिल 2023 में ही लागू किया जा चुका था और अभी जो सत्र बुलाया जा रहा है या जो लोकसभा में विशेष सत्र में जो बिल लाए गए थे, 3 बिल खासकर महिला आरक्षण बिल, इसके अलावा जो है परिसीमन, इसके अलावा अन्य एक बिल जो लाए गए थे, उसका जो उद्देश्य था महिला आरक्षण नहीं था बल्कि परिसीमन करना था। खासकर उत्तर के अलावा जो है दक्षिण राज्यों में भाजपा अपनी पैर जमाने की कोशिश कर रही। इन तमाम विषयों को लेकर जो है कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी और अब देखने वाली बात होगी कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र जो कि एक दिन का होगा, उस दिन एक बार फिर जो है सत्ता पक्ष के निशाने पर विपक्ष रहेगी। वहीं विपक्ष भी जो है सत्ता पक्ष पर जो है तीखे वार कर सकता है महिला आरक्षण बिल को लेकर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस पूरी जानकारी के लिए। और 5 का पंच की 5वीं और आखिरी खबर भी छत्तीसगढ़ से है, जहां पर बहुचर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड के मामले में पूर्व विधायक अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है। कोर्ट ने गुरुवार को सरेंडर की डेडलाइन पर रोक लगाते हुए सीबीआई की नोटिस जारी कर यह जवाब मांगा है और अमित जोगी ने हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें कि उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। साथ ही साथ सीबीआई को अपील की अनुमति वाले आदेश को भी चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। और अब इस पूरे मामले को लेकर अगली सुनवाई के बाद ही इस केस की जो दिशा है वो तय हो पाएगी। मामला साल 2003 का है, जब जग्गी की हत्या हुई थी। कोषाध्यक्ष हुआ करते थे वो एनसीपी के, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन नेता राम अवतार जग्गी की 4 जून 2003 को रायपुर में ही गोली मारकर हत्या की गई थी। इस पूरे मामले में अमित जोगी सहित 29 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया। निचली अदालत ने पहले अमित जोगी को बरी कर दिया, लेकिन बाद में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। वहीं कोर्ट के फैसले पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि न्यायालय का फैसला सर्वमान्य होता है। तो देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट आगे इसमें तय करेगा कि किस तरह से इस पूरे केस को बढ़ाना है। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने कहा है कि जो उम्र कैद की सजा है उस पर रोक लगाई गई है। मनोज नायक हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। मनोज, सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा है कोर्ट ने और किस तरह से इस मामले में अब एक नया मोड़ आएगा? आगे अगली सुनवाई कब होनी है, क्या जानकारी इसके बारे में? राम अवतार जग्गी हत्याकांड मामले में 2 अप्रैल को बिलासपुर हाई कोर्ट ने अमित जोगी को भी उम्र कैद की सजा सुनाई थी और इसके बाद उन्हें 3 सप्ताह का समय दिया गया था सरेंडर करने के लिए। और इसके तत्काल बाद जो है अमित जोगी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने भी जो है अपनी ओर से याचिका दायर की थी और इस मामले में 20 तारीख को सुनवाई होनी थी, 20 अप्रैल को सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 23 तारीख की तिथि नियत की थी और यही 23 तारीख जो कि आज है, तो 3 सप्ताह का समय आज पूरा हो रहा था जिसमें अमित जोगी को भी सरेंडर करना था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी है। साथ साथ जो बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा जो सजा सुनाई गई थी जिसमें उन्हें दोष सिद्धि भी करार दिया गया था, इन दोनों ही मामलों में जो है सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई है। लेकिन यह रोक जो है अंतरिम राहत मानी जा सकती है, पूर्ण राहत नहीं है, क्योंकि इस मामले में अब आगे और सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से इस मामले में जवाब मांगा है। सीबीआई जैसे ही अपने जवाब देगी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उनके जवाब का भी परीक्षण करेगी और इसके बाद आगे जो है फैसला करेगी कि राम अवतार जग्गी हत्याकांड मामले में अमित जोगी की भूमिका रही है या नहीं रही है, या हाई कोर्ट ने जो सजा दिया है उसे बरकरार रखा जाए या नहीं जाए, ये रखा जाए। इसे लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है आने वाले दिनों में फैसला कर सकती है जब सीबीआई अपनी ओर से जवाब प्रस्तुत करेगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है जी। अब आगे सुप्रीम कोर्ट को तय करना है इस केस की दशा और दिशा क्या होगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।